आप सभी दोस्तों का अनुपम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए जो हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो इसमें हमारी ये आज ये थर्ड वीडियो है। अगर पुरानी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। और मेरी कोशिश है कि इन 500 प्रश्नों में मैं ईवीएस का एक एक टॉपिक कवर कर लूँ और उसकी प्रैक्टिस भी इसी में देखी जाए साथ साथ। ओके, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अनुपम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है। और आप सभी कोशिश करिए कि साथ में आंसर देने की कोशिश करिए कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं लगभग लगभग। ओके, तो पहला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संस्था है, कौन सी संस्था है? तो IUCN, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। देखो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हेल्थ से मतलब है। कोई मत ये काम ये सुरक्षा नहीं कर सकती। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड्स फंड, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड, ये बच्चों के बारे में सोचता है, ये भी नहीं कर सकता। IUPAC की बात करें तो IUPAC नाम, अच्छा आप लोगों ने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि IUPAC नाम इस यौगिक का क्या है, तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी कभी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। ओके, और इसके अलावा क्या है, ये क्या करता है? रेड डेटा जो बुक है, रेड डेटा, ठीक है, रेड डेटा बुक जो लिस्ट आती है वो जारी करता है IUCN। क्लियर? तो काफी कुछ आप लोग का यहां पे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चांदीपुर। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, इसरो का मुख्यालय कहां पर? तो इसरो का मुख्यालय जो है हमारा कहां पे है? बेंगलुरु में है। अच्छा, बेंगलुरु में और भी चीज एक है, क्या है? इसरो का उपग्रह केंद्र, यहाँ पे उपग्रह वगैरह बनाए जाते हैं, उनका टेस्टिंग वगैरह जो भी सब कुछ होता है वहीं पे होता है, उपग्रह केंद्र। ओके, श्रीहरिकोटा में क्या है? इसका इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, अच्छा चांदीपुर में क्या है? यहां पे अगर बात करूं मैं चांदीपुर, तो चांदीपुर जो है इसरो का, सॉरी DRDO का, इसरो का नहीं DRDO का जो है टेस्टिंग रेंज है, जो भी मिसाइलें होती हैं, अग्नि और पृथ्वी, ये सब जो मिसाइलें थी यहां से टेस्ट करी जाती हैं चांदीपुर से। ओके, अच्छा हैदराबाद किस लिए फेमस है? हैदराबाद भी इसरो की एक संस्था वहां पे है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक है ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ठीक है, तो क्या इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी जो है, जो संस्था है वो यहाँ पे है हैदराबाद में। तो ये चारों चीजें पूछ लेता है कि कौन चीज कहाँ पे है, क्या मतलब है इसका। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। थर्ड नंबर क्या है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव, भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, इनमें से कोई नहीं यार, रासायनिक चक्र। तो देखो यार, तत्व तो वही होते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हुई, तो आयरन कहाँ से आया? तो भाई आयरन जब आप हरी पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं, जैसे कि हम बात करें पालक, तो पालक में आयरन होता है, और वही जब पालक हम खाते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर में आती है, शरीर से हमारे फिर निकल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी से फिर पेड़ में आती है। तो ये सब क्या हो गया? एक चक्र, साइकिल बन जाती है। ठीक है, तत्वों की एक साइकिल बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीव भू रासायनिक चक्र। यहाँ पे भू वैज्ञानिक चक्र कुछ होता ही नहीं है, रासायनिक चक्र तो अलग चीज हो गई, इनमें से कोई। तो ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखो क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, लग रहा है कि सही है ना, लग रहा है कि ठीक है बिल्कुल। अच्छा अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखो, किसी स्थान का अजीवी घटक, इकोसिस्टम में केवल अजीवी घटक होंगे क्या? नहीं, इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। सिंपल बात, ये तो गलत हो गया। पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, क्या ये होगा? देखते हैं आगे। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये चीज बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहिए? जीव समुदाय होना चाहिए, उसका वातावरण प्लस संतुलित तंत्र भी होना चाहिए, है ना। संतुलित तंत्र होगा तभी हम इसको इकोसिस्टम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी कोई डाउट मत करिएगा इन सब चीजों में, और इनको ध्यान से लगाइएगा ट्रिक आप, है ना। पांचवा प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक कहलाते हैं? विषाणु, कवक और जीवाणु, इन तीनों में अपघटक जीव कौन से हैं? तो क्या वायरस जो है अपघटक है हमारा? नहीं, बिल्कुल गलत।
कवक हमारा अपघटक में आता है और जीवाणु हमारा अपघटक में आता है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हम लगाएंगे सेकंड ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। विषाणु जो है, वायरस जो है, कभी भी अपघटक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि जब छोटा जानवर देख लिया, छोटा जीव देख लिया, हमने लगा दिया उसको भी अपघटक में, नहीं। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो भाई अगर आप लोगों ने जो पढ़ रहे हैं, ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो ये तिथियां जरूर याद करना है। 10-15 तिथियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं। तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। एक ही महीना है हमारा, 8 मार्च को और 11 जुलाई, सॉरी, विश्व जल दिवस देखो 22 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अच्छा, एक और है, बिल्कुल रिलेटेड है क्योंकि आसपास है, गलती हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह है हमारा 7 अप्रैल। ठीक है ना, डेट जो है आसपास है और महीना भी आसपास है, तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है ना, इसके पहले भी जो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें भी हमने बहुत से जो है तिथियां देखी हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई पूरी वीडियो जो है हमारी 500 सीरीज वो जरूर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? तो हमसे कह रहा है जो नहीं निभाती है उसका बताना है। यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ। देखो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, ये बात कर रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो ये करेगा बिल्कुल है। यूनेस्को तो भाई काम ही वही है उसका। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी करता है। यूएनईपी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कभी कभी गलती लोग कर देते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक फोरम, तो पी को हम एफ कर देते हैं, फोरम कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये भी करेगा। डब्ल्यूएचओ क्या करेगा? डब्ल्यूएचओ का काम है स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये नहीं करेगा। जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन लगाना है। ठीक है ना। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ का भी वहीं पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं जो हमारी देखने लायक हैं, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसमें हम और भी चीजें थोड़ा देख लेते हैं इनके डिटेल में थोड़ा सा। अभी आंसर तो मैंने बता दिया है कौन सा होगा, डब्ल्यूएचओ होगा। अब यहां पे आप देख लीजिएगा यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है कहां पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। यूएनईपी का कहां पे है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। देखो गलती मैं भी कर रहा हूं, इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहा है? केन्या, नैरोबी केन्या में पड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का भी पड़ता है हमारा फ्रांस, पेरिस में। ठीक है ना, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मैंने पहले डब्ल्यूटीओ को बता दिया जेनेवा। ठीक है, तो चारों ये भी हो गए एक्स्ट्रा साथ में, क्वेश्चन के साथ में और भी चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है ना, तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार एक बार, और शेयर भी कर दो यार, क्या दिक्कत है। 8वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम मतलब जो मैन मेड है ना, मनुष्य ने बनाया है, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो ये सब चीजें देखो, वन क्या मनुष्य ने बनाया ना? नहीं, वन वो होते हैं जिनको अपने आप उगाते हैं यहाँ पेड़ पौधे, तो ये नहीं हो सकता, कृत्रिम नहीं हो सकता। झील भी कृत्रिम नहीं होती हैं, हो सकती हैं झीलें, लेकिन जो नॉर्मल झील होती है वो कृत्रिम नहीं होती है। घास का मैदान ये भी हमारा प्राकृतिक ही है। तो धान का खेत है, हम धान का खेत लगाते हैं, पेड़ उसमें बोते हैं ना, पानी भरते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से कृत्रिम में आ जाएगा हमारा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? मतलब किसका पूर्व नाम जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली नेशनल पार्क था, किसका था? तो यार ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो देखो ये स्टेबलाइज हुआ था
1936 में, और इसका भी जो है फिर परिवर्तन कर दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1956 में, 20 साल के बाद, ठीक है ना। चलिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, देखो ये है कहाँ पे, ये हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना। चलो, अच्छा, जिम कॉर्बेट में ही हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट था सबसे पहले यहीं पे चालू किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही। क्लियर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बार बार पेपर में पूछता है। तो वन्य जीव जो सप्ताह है हमारा मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। देखो कहीं कहीं पे आप जब नेट पे सर्च करोगे तो वहां पे 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर भी लिखा हुआ है, तो अगर आपका 1 अक्टूबर 7 अक्टूबर के बजाय अगर 2 से 8 लिखा हो, वो भी हमारा आप सही मानेंगे। क्लियर। हो सकता है कि डेट चेंज हो गई हो, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई जानकारी मुझे मिली नहीं है, बट 1 अक्टूबर से 7 या 2 से 8 दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब। तो वन महोत्सव दिवस जो मनाते हैं हमारा, कब मनाते हैं, जुलाई में। वन महोत्सव, देखो जुलाई में क्या होता है, बारिश वारिश होने लगती है, इस तरह से रिलेट करो कि जुलाई के टाइम में बारिश वारिश होने लगती है, तो उसी टाइम हम पेड़ पौधे लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको हम वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वन वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाए, है ना, बीज वीज बो देते हैं ऐसे करके, इसलिए हमारा जुलाई में आता है, 1 जुलाई को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, सॉरी 10 अगस्त को, 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस है ना, फ्यूल दिवस, ठीक है ना। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या है, एड्स दिवस। आसान है ना। चलो, तो ये चीजें अगर आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको एक बार नोट भी कर लेना, क्योंकि जब नोट होगा आपका तो पेपर के टाइम ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना आपको। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी है बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा। अगर ये ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव से जब हम अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पे गर्म मौसम रहता है, ध्रुवों पे ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक ठाक बारिश भी होती है, अच्छी खासी है। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे बारिश होगी, थोड़ी गर्मी होगी, उसी वहीं पे तो पेड़ जो है उग पाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे जैव विविधता भी बढ़ती आती है, जहाँ जंगल है वहीं पे हमारे जीव हैं, जैव विविधता बढ़ गई ना। तो पहला ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न देखो, सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, ठीक है ना, इको सिस्टम। ये दिया था डॉक्टर एजी टेंसले या टेंसले, कहीं कहीं पे टेंसले दिया हुआ है, एजी टेंसले, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम हो गया, इसके अलावा एक और वर्ड है, क्या है, इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी वो किसने दिया था, वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई तो पूछ लेगा पेपर में, देखना चांसेस है पूछने के। अच्छा, स्वामीनाथन जी क्या करते हैं, स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। रॉन्टजन एक्सरेज की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने करी थी। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला लायक है ना, याद कर लेना आप लोग जरूर। 14 नंबर प्रश्न देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ये राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में, भाई बिहार तो फेमस ही है, असम में भी बाढ़ आ जाती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हम उधर, है ना, उड़ीसा में भी आ जाती है, छत्तीसगढ़ में। देखो यार, मुझे अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे से मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी टिक मारा है मैंने कि इन्होंने ये सभी लगा दिया है, बट छत्तीसगढ़ में बाढ़ इतनी आसानी से नहीं आती है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ही बाढ़ आती है। तो इस ऑप्शन को हम तो नहीं लगाएंगे भाई, मेरे हिसाब से तो गलत है। तो ये हमारा जो ऑप्शन पे होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला ऑप्शन होना चाहिए, बट उन्होंने क्या किया है कि उपरोक्त सभी या फिर ये सभी लगा दिया है, ठीक है। तो हमारा ये सही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बाढ़ नहीं आती यार इतनी आसानी से। देखो बुक में क्या दिया है उससे नहीं मतलब है, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए ना यार, उसको चेक करो आप। मैंने चेक किया, मुझे नहीं लगा, मुझे तो बता रहा हूँ मैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप मापा जाता है किससे,
बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से, रिक्टर पैमाने से। तो भूकंप का सीधा सीधा संबंध रिक्टर पैमाने से है। सिंपल, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, डीबी क्या करता है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, कितना डेसिबल है। बातचीत जब करते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है नॉर्मल सामान्य बातचीत करने में 30 से 35, ठीक है, डीबी, डीबी, ओके। अच्छा, 90 से ऊपर हो गई, 90 डीबी से ऊपर हो गई तो हमारे जो कानों के लिए बहुत ही खतरनाक या हानिकारक होती है। न्यूटन, न्यूटन में क्या मापते हैं? बल को, फोर्स। फोर्स का जो मात्रक ही क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। कितना कितना न्यूटन बल लगाया, कितना न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये हो गया। बोफोर्ड पैमाना क्या है? ये भी देख लो। देखो, बोफोर्ड पैमाना वो होता है जिससे कि हम मापते हैं जो वायु की गति है ना, वायु गति वो मापते हैं। और वायु गति की वजह से, वायु का वेग है ना, और उस वेग की वजह से हम पृथ्वी और समुद्र, पृथ्वी और समुद्र के बीच में जो है इस एक तरह का संबंध, जब मौसम से, इस परिस्थितियों से संबंधित इसका संबंध हम जो है डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे माहौल होगा, क्या वातावरण की कंडीशन होगी, है ना, किसकी वजह से? बोफोर्ड पैमाने की वजह से। ये हमारा काम है और मेन काम यही है कि उसका वायु का वेग, क्योंकि वायु के वेग पे ही हर चीज डिपेंड करेगी वहाँ पे। क्लियर, समझ आ गया? अगला प्रश्न देखो, 16 नंबर क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? यार ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया क्या? देखो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने से, ये पैमाना होता है, ठीक है ना, लेकिन यंत्र कौन सा है नापने का? वो होता है हमारा सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है? वायुदाब नापता है। अच्छा, ग्राफ यहाँ पे लगा है तो ये क्या होता है पता है? ये जो हमारी ग्राफ होते हैं, ग्राफ पेपर होता है ना, ऐसे ऐसे लाइन वाला, जो देखा होगा आप लोगों ने, मैथ में यूज किया होगा, इसी पे लाइन खींचता है, खास करके ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या करता है? लाइन खींचने का काम, जो ग्राफ होता है सिर्फ लाइन खींचता है, ये हमें ग्राफ दिखाता है कि हाँ यार क्या कंडीशन है, क्या कुछ है ना। तो सिस्मोग्राफ का ऐसा का काम है। बैरोग्राफ वायुदाब नापता है, वायु दाब। अब वहां पे जो पुराना क्वेश्चन था उसमें क्या था? वायु का वेग था, ठीक है ना, ध्यान रखना, बोफोर्ड पैमाना जो था। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अगर हार्ट की बीमारी है तो वहां पे भी एक पट्टी पतली सी होती है, उस पर भी एक ऐसा ही मीटर टाइप का लगा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट बताता हूं मैं अभी, देखेंगे आप लोग। ऐसे ही बिल्कुल पतली कागज की पट्टी रहती है, इसमें भी हमारा क्या करते हैं, हार्ट, उसकी जो है मनुष्य की धड़कनों को या फिर उसकी जो पल्स होती है वो सब चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ बना दिया जाता है उससे, ठीक है ना, तो वो कार्डियोग्राफ होता है। फिजियोग्राफ, अब फिजियो से लेके आप लोग ये मत समझना जाए कि भौतिक चीज़ों की बात हो रही, नहीं। फिजियोग्राफ जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिससे हमारा पल्स वगैरह चेक करी जाती है ना। खास करके ये बायो की स्टूडेंट्स के लिए जो है, बायोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा काम आता है ना। पल्स हो गई, जो हमारी श्वसन की दर है, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती है यहाँ पे हैं। और जितनी भी बायो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, है ना, ईईजी, ईसीजी, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती हैं। वहाँ पे भी एक मशीन होती है, उसमें ग्राफ शो करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, डिटेल में मैंने बता दिया है यार। तो पसंद आ रही ना वीडियो, समझ आ रहा है ना बहुत अच्छे से? अगर आ रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर। अगर आप लोगों को पता है ना यार तो कमेंट सेक्शन में बता दिया कि सर हाँ अच्छा लग रहा है यार, बस सर अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। तो ये चीज़ें देखो, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई? बताओ किस कारण हुई? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1984 में, 1984 जो यूनियन कार्बाइड जो हमारी एक कंपनी थी वहाँ पे उस टाइम, उसमें क्या हुई, दुर्घटना हो गई थी और गैस लीक हो गई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो एक बहुत ही जहरीली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 18 नंबर क्या कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है। 18 नंबर प्रश्न, सदिश राशि नहीं है। देखो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखो ईवीएस में मैं कहूँगा, सच बताऊँ मैं, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाते हैं, सभी, मैथ वगैरह छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें आ जाता है। मैथ और अगर हिस्ट्री छोड़ दिया है तो बाकी सब कुछ इसमें आ जाता है। इसलिए आप लोग को हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आपने पेपर देखा होगा 2019 वाला, उसमें भी ऐसा था कि ऐसे जो क्वेश्चन साइंस पूछ लिया कि पता ही नहीं चल रहा था कहाँ के आ गए, है ना। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? बल। भाई बल किसी डायरेक्शन में ही लगाओगे ना, दरवाजा खोलने के लिए बल आप अंदर की तरफ लगाओगे या बाहर की तरफ लगाओगे, तो इसमें डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन है तो सदिश हो गई, तो ये गलत हो गया। त्वरण,
त्वरण भी एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण क्या है, विस्थापन पे डिपेंड होती है, और विस्थापन खुद एक क्या है, सदिश राशि है। तो ये भी सदिश, तो इसकी वजह से ये भी सदिश। क्लियर। अब अदिश कौन सी है, कार्य। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कार्य किया, कितना कार्य किया, ठीक है कर लिया, मान लो कुछ काम किया होगा, लेकिन यहां पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। अरे आप ये टेबल है, चाहे इधर के टेबल की तरफ मुंह करके काम कर लो, चाहे उधर की तरफ काम कर लो, कैसे भी काम करो, तुम्हें कार्य का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है। क्लियर, तो ये सदिश नहीं है। पहला फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए क्या है, प्रागैतिहासिक पदार्थों, प्रागैतिहासिक मतलब जीवाश्म, जो पुराने जो जीव हो गए, मर गए, उन्हीं को जीवाश्म बोल देते हैं, बहुत पहले की बात है। बहुत प्राचीन काल के जो हमारे जीव होते हैं मरे हुए, उनकी बात कर रहे हैं। का काल निर्धारण के लिए कि वो किस काल के हैं, इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, कार्बन डेटिंग, रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यार सिंपल, जब जीवाश्म की बात करें, तब हम कार्बन डेटिंग ऑप्शन में लगाएंगे। लेकिन कभी कभी एक प्रश्न में एक और टाइप का प्रश्न आता है कि अगर पत्थरों की, ठीक है ना, पत्थरों या तत्वों की जो हमें निर्धारण करना होता है कि किस जमाने का है, किस काल का है ना, कितने प्राचीन, मिलियन साल पुराना है, कितना है, कौन सी श्रेणी कितनी पुरानी है ना, ये सब चीजें हमें चेक करनी होती, तब हम चेक करते हैं यूरेनियम डेटिंग या फिर रेडियम डेटिंग, ठीक है ना। खास करके हम यूरेनियम डेटिंग का इस चीज का प्रयोग करते हैं। देखो जीवाश्म जो है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, कार्बन 14 है ना, कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 14, वो हमारा जीवाश्म से संबंधित है। लेकिन हम पत्थरों की जब हम डेटिंग की बात करें तो हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। क्लियर है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो बहुत लोग को अगर नहीं पता होगा, शायद नहीं पता है, तो ध्यान रख लो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्या है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत चीजें हैं यार, इस प्रश्न में बहुत चीजें हैं समझाने के लिए। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, बहुत आसान क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड। अच्छा सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें तो ये किसमें काम आता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में आता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के काम आता है। सिल्वर क्लोराइड, इसका क्या काम है, सिल्वर क्लोराइड का काम होता है फोटोक्रोमेटिक, जो कांच होती है कि जब धूप में आप निकलते हो तो उस कांच का कलर चेंज हो जाता है, तो आपको कुछ दिखना बंद हो जाता है, या उजाले में से उजाला और धूप में जाने से क्या होता है, छाया और धूप में उसका कलर चेंज होता है कांच का, वो सब किसकी वजह से होता है, सिल्वर क्लोराइड की वजह से होता है। क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, कभी कभी सिल्वर की जो कहते हैं कि परत चढ़ानी है, सॉरी सिल्वर की परत नहीं, किसी चीज़ को शायद परत चढ़ाने के काम आता है किसी चीज़ का, मुझे इतना बहुत नहीं पता है, बट मेन जो काम होता है इसका, एक जो होता है चिन्ह लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए। जब आप वोटिंग करने जाते हो तो वहाँ पे एक आपके नाखून पे चिन्ह लगा दिया जाता है स्याही का, तो वो किससे बनी होती है, वो सिल्वर नाइट्रेट की ही होती है। क्लियर है, सिल्वर नाइट्रेट। हमसे क्या पूछा था, कृत्रिम वर्षा के बारे में यहाँ पे, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे लिए मैंने चारों ऑप्शन बता दिए यहाँ पे है कि किसका क्या काम है। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यार, अब नहीं कहूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है, बताइए। जो जो देखो रेशम क्या होता है, एक्चुअली प्राकृतिक होता है ना, प्राकृतिक होता है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम अगर साइंटिफिक चीजों को देखें इसके कि ये है क्या एक्चुअल में, तो क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, कच्चा रेशम है, या प्रोटीन है। तो ये हमारा होता है प्रोटीन, क्योंकि रेशम जो होता है सेरिकल्चर में जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन होती है, एक तरह से प्रोटीन ही वो लोग निकालते हैं बाहर, ठीक है ना। आ गया समझ में। अच्छा सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, इस सेलुलोज से रासायनिक क्रिया करा के भी हमारा, जैसे कि रेयॉन जो होता है हमारा, प्राप्त किया जाता है, जो संश्लेषित रेशा होता है। क्लियर, सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। कच्चा माल जो है पेड़ पौधों से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इससे भी रेशा बनता है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, 22 में प्रश्न देखिए, खट्टे दूध में पाया जाता है कौन सा, खट्टे दूध की बात अगर बात करें या दही की बात करें, दोनों में एक ही चीज पाई जाती है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड। अच्छा लैक्टिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड किसमें पाते हैं, सेब में, मैलिक एसिड सेब में पाते हैं, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। देखो बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है यार, सिट्रिक और ये दोनों तो खट्टे होते हैं यार, तो फिर क्या है इसमें। देखो टार्ट्रिक जो होता है हमारा, जो इमली हो गई, ठीक है, इमली, कच्चा आम,
कच्चा आम, इस प्रकार की जो खटास होती है इसको हम टार्ट्रिक में लेके जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें नींबू की, सिट्रिक, जो सिट्रिक फल होते हैं, ठीक है ना, सिट्रिक फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में, देखो ये टॉपिक भी आप लोग हमेशा पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पके हुए अंगूरों में होता है। देखो पके हुए अंगूर जो होते हैं काफ़ी मीठे होते हैं, खास करके जब गर्मी जैसे ही आने लगती है वैसे ही हम लोग अंगूर खाते हैं। क्यों? क्योंकि अंगूर क्या होता है कि बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है हमको, है, ठीक है ना, जैसे कि ग्लूकोज। क्यों देता है? देता भी इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, बहुत ही फास्ट एनर्जी देता है, इसलिए जब गर्मी में भी बाहर होते तो कहते हैं यार कभी थोड़ा काम करते कहीं अंगूर खा लिया जाए, है ना। तो ये चीज़ होती है, क्लियर है। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पे है नहीं मुझे, माल्टोज, गैलेक्टोज या फिर फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है कि निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है। सर्पगंधा, सर्पगंधा कहलाता है रावुल्फिया, ठीक है ना। सर्पगंधा जो होता है हमारा रावुल्फिया कहलाता है, ठीक है ना। सिनकोना के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सिनकोना होता है मलेरिया की, इससे दवा बनती है, और सिनकोना का वृक्ष होता है, उसकी छाल से जो है बनाई जाती है मलेरिया की दवा, क्लियर। पैपावर क्या है फिर, ठीक है ना। पैपावर, देखो पैपावर जो एक पेड़ होता है, अफीम, ओपियम, ओपियम, ओपियम करके होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी एक मिनट देखिएगा, ओपियम, ओपियम पैपावर, ठीक है ना। तो पैपावर उसकी एक जो है प्रजाति है पूरी, जो एक पेड़ पौधों की एक प्रजाति है, और उसमें ओपियम होता है, अफीम। तो यहीं से अफीम पैदा करी जाती है, ठीक है ना। अफीम जो एक बहुत ही नशीला पदार्थ होता है, ठीक है ना, और इसी को और ज़्यादा परिष्कृत किया जाता है अफीम को, उससे बनती है हीरोइन, ठीक है ना। वो भी एक सबसे बहुत ही ज़्यादा नशीला पदार्थ है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, बताओ भाई कौन सा है। नारियल का तेल, ताड़ का तेल, गेहूं अंगूर का तेल, सॉरी गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं के अंकुर का तेल, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ई कहाँ पाया जाता है भाई, जल्दबाजी में गलती मत करना, नारियल का तेल मत लगाना, बहुत ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो गेहूं के अंकुर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई का एक विटामिन ई पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्रोत है उसका। अच्छा, विटामिन ई किससे संबंधित होता है? विटामिन ई जो होता है वृद्धावस्था को रोकता है, मतलब है ना, आप लोगों को बिल्कुल आपका चेहरा बहुत ही अच्छा, मतलब एक फेस पे ग्लो रहता है इन सब चीज़ों की वजह से, विटामिन ई की वजह से। और जनन शक्ति भी जो है बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर कमी हो गई तो जनन शक्ति भी कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होता है, रक्त, है ना, रक्त से भी बहुत काफ़ी चीज़ें रिलेटेड इसमें रहती हैं। और जो मेन काम है इसका यार, वो क्या होता है, मेन काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे काफ़ी रहती है विटामिन ई से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है, 26 नंबर प्रश्न क्या है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या नियॉन। तो देखो सूर्य में जो ऊर्जा में प्राप्त हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो होता है नाभिकीय संलयन से। संलयन मतलब किसका, मतलब संलयन होगा, मिलेगा, दो अणु मिलेंगे तब जाके कोई तीसरी चीज बनती है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं जब, और इसकी दोनों की क्रिया से हमारा मिलता क्या है, हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की क्रिया को ही हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन ही पाया जाता है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 27 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। बौने ग्रह की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? प्लूटो, वरुण, चेरॉन, आया 2003, यूबी 313, ठीक है। देखो अरुण, वरुण, यम, तो यम जो है उसी को प्लूटो बोलते हैं, यम, इसको तो निकाल दिया गया है, नौ जो हमारे नौ ग्रह थे उनसे निकाल दिया गया है। अब वरुण तो इसमें अभी भी ग्रह में है ना, वरुण तो अभी भी जो 8 बचे हुए हैं उनमें वरुण हमारा अभी भी है, ठीक है। तो ये बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं है, लेकिन प्लूटो जो है बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। चेरॉन जो है ये भी जो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। और जो चौथा ऑप्शन है 2003 यूबी 313, ये भी हमारा बौने ग्रह की श्रेणी में ही आता है। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम पता है? इरिस, इसको हम इरिस भी बोलते हैं, किसको? 2003 यूबी 313 को, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि भाई इसका नाम क्या है दूसरा इरिस का,
तो ये क्या है, तीनों याद रखो या भाई, क्या है, चेरॉन, इरिस और यम, ये सब बौने ग्रह हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखो क्या है। प्रेशर कुकर की दशा किस ग्रह पर पाई जाती है? प्रेशर कुकर की दशा मतलब प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन किस ग्रह पर पाई जाती है? तो ऐसी कंडीशन जो है हमारी पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। अच्छा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, और इसको और क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन, ये आदि आदि नाम इसके दिए गए हैं। ठीक है ना, शुक्र के। क्लियर, चलिए। अच्छा, शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह को हम पीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है। बुध हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के नहीं, सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है ना, सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। क्लियर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 29 नंबर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ है ना, जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक जो है ग्रह वाला भी ये भी एक बार पढ़ के जाइएगा ईवीएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा क्रम है? भाई बताओ, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा क्रम आता है? कैसे पूछ रहा है, छोटा से बड़ा पूछ रहा है, बड़ा से छोटा पूछ रहा है? ये तो लिखा ही नहीं इसने। चलिए, छोटे से पूछ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे हम 8 ग्रह पहले बना लेते हैं अपने, 1 2 3 4। यहां पे एक लाइन खींच दो, 1 2 3 4। देखो वैसे क्या होता है, पहले नंबर पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, क्या हो गया, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, गिनती गलत लिख दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। तो अब ये तो सीरीज हमने याद करने के लिए लगा रखी है, जो हमारी पृथ्वी से दूरी के अनुसार है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि आकार के अनुसार कौन होगा? तो सबसे बड़े की अगर बात करें तो हमारा होता है 5 नंबर, यानी कि बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा होता है बुध। लेकिन पृथ्वी का नंबर कौन सा है यार? तो पृथ्वी का नंबर मैं यहां पे आपको लिख देता हूं ऊपर, है ना। एक बार इसको मिटा के मैं फिर से यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ आपके लिए, ओके, जिससे कि आप इसको याद कर पाएं, क्योंकि 12 पेपर में पूछते हैं। ठीक है ना। तो सबसे जो छोटा है वो हमारा बुध हो गया 1 नंबर पे। उसके बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। सेकंड नंबर पे मंगल आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा। फिर पृथ्वी आएगी चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? अब इसमें उल्टा चलने लगो, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8, ये क्रम है। जो ऊपर का जो क्रम हमारा है ये हमारा आकार है, आकार के अनुसार है। जो नीचे वाला है ये हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार है। क्लियर है। तो यहां पे चौथे नंबर पे हमारा पृथ्वी आ रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे हमारा, वैसे तो तीसरा है बट हम आकार के अनुसार देखेंगे तो चौथा है। क्लियर। तो हमारा पृथ्वी चौथे नंबर पे आती है। ठीक है। थोड़ा सा यार इसको मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग देख के ही भाग जाएं वीडियो, है ना। ऐसा नहीं करना है यार प्लीज, है ना। 30 नंबर प्रश्न देखो क्या है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो एक परिक्रमा मतलब पूरा 1 साल लगना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहते हैं, 365 दिन है 1 साल में, मतलब 365 दिन लगता है ना एक परिक्रमा करने में। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन एक 365, देखो पूरे 4 साल में एक वो भी तो आ जाता है, लीप ईयर भी तो आ जाता है, और लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है। अब वो 1 दिन बढ़ा हुआ आया कहाँ से? वो तो आता है यहाँ से, क्योंकि जो सूर्य की एक परिक्रमा होती है वो 365 दिन की तो होती है, प्लस 5 घंटे और उसमें 48 मिनट भी ज़्यादा होते हैं। 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि लगभग अगर इसको मैं 6 घंटे बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे की होती है, या 5 दिन 48 मिनट की होती है। ठीक है। और यही 6 घंटे, क्योंकि 4 साल में 6 चौके क्या हो जाएगा, 24, और ये 24 घंटे का मतलब पूरा 1 दिन, यही तो मतलब हुआ। और यही 1 दिन हमारा लीप ईयर में बढ़ जाता है। ये है कॉन्सेप्ट, लीप ईयर बढ़ने का यही कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यार ये लीप ईयर आया तो आया कहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो है जो 30 क्वेश्चन थे इसकी हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो गई है। 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं, थर्ड पार्ट में जो हमारा है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा जो चैनल है अनुपम क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
और पुरानी वीडियो जो हमारी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गई हमारी, आगे भी हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि हमारी 500 सीरीज़ में हम 30 प्रश्न लेके तो बहुत लंबी सीरीज़ हो जाएगी ना। लेकिन हम सोचते हैं कि कम टाइम में आप ये नहीं कि बोर भी हो जाएं, है ना, वीडियो देखना स्टार्ट करें आप सो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहते हैं ना। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको लेकर दे रहे हैं, और ये 500 से की सीरीज़ आप बिल्कुल करके जाइएगा। मैं दावा करता हूँ कि आपके कम से कम 5 नंबर बढ़ जाएंगे। आपने अगर 20 नंबर की तैयारी करी तो 5 नंबर और इसमें ऐड हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे आपके। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो मैं हूँ अनुपम राज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।